हेलो। 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 देखिए आवाज जा रहे हैं ना। देखिए आपका आईपीसी चल रहे थे और आईपीसी में थोड़ा आपका शुरुआती दौर में ही समय लगता है और आपका अब सामान्य बातें हम लोग लास्ट की ओर हैं। आपका एक दो सामान्य बातें जैसे ही समाप्त होगा तो सेक्शन इधर बहुत तेजी से निकलेंगे, यानी कि आपका आईपीसी में। लेकिन सामान्य बातों से भी बहुत क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं, तो उसको भी हमें गौर करना है जो क्वेश्चन बन रहे हैं। और ये जो पढ़ाया जा रहा है भाई, आपका बता दिया जाए, ये मेंस में भी बन चुका है। तो कम से कम इतना दिमाग में आप याद रखिए कि मेंस में भी लिखते समय कम से कम एक दो पेज लेक्चर मैंने दिमाग में बैठा रहे कि अपने मन से भी लिख सकें। आपका अपराध के आवश्यक तत्व हम शुरू किए थे और इसमें तीन आवश्यक तत्वों को हम डिटेल में बता चुके थे। फिर एक बार बताया जाए, अपराध के लिए यह आवश्यक है कि मानव हो, और मानव ऐसा हो आपका जो किसी कानून द्वारा बाध्य हो, और मानव ऐसा हो जिसे उचित दंड दिया जा सके। ये पहला आवश्यक तत्व था। और इसमें हमने तीन चार क्वेश्चन बनाए थे कि अगर नैतिक बाध्यता है, धार्मिक बाध्यता है, सामाजिक बाध्यता है, या कह सकते हैं राजनैतिक बाध्यता है, तो ऐसी दशा में उस बाध्यता का उल्लंघन करना ऑफेंस या अपराध नहीं माना जाएगा। और इस पर यूपीएपीओ का क्वेश्चन हम बनाए थे, भिखारी वाला। एक भिखारी एक के दरवाजे पर आता है, ये भीख नहीं देता, भिखारी मर जाता है, तो भीख देना कैसा कर्तव्य था, कानूनी कि नैतिक? तो कोई अपराध किया कि नहीं भीख न देकर? नहीं। इसी प्रकार आपका अंधे वाला उदाहरण याद रखिएगा, तैराक वाला। लेकिन विधिक बाध्यता का भी रखना है कि जैसे जेलर का उदाहरण, आपका गेटमैन का उदाहरण, फिर हमने जल पुलिस का उदाहरण दिया था, वो भी दिमाग में बैठाए रहना है। दूसरा हम आवश्यक तत्व बताए थे कि ऐसे मानव द्वारा या तो कोई एक्ट किया गया हो या ओमिशन किया गया हो। एक्ट मतलब कुछ कार्य, और ओमिशन यानी कि लोप। कार्य मतलब कुछ करना, और लोप का मतलब होना कि विधिक कर्तव्यों को न निभाना, यानी कि जो आप पर जिम्मेदारी है आपने उस जिम्मेदारी को निभाया नहीं। जैसे कि हमारी पढ़ाने की जिम्मेदारी है, हम न निभाएं इस जिम्मेदारी को, यानी कि हमने कार्य नहीं किया। और कार्य नहीं किया मतलब कि हमने क्या किया, ओमिशन। जैसे आपको जिम्मेदारी है पढ़ने की, आप नहीं पढ़े तो आपने क्या किया, ओमिशन। ये विधिक जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन भाई आपका देखिए विधिक ही होगा, क्योंकि आपका मैंने हमारी तो जिम्मेदारी विधिक ही है, क्योंकि आपसे पैसा लेकर हमने एग्रीमेंट किया है, चाहे लिखित में किया हो या इम्प्लाइड। तो लिखित में तो हम नहीं किए, लेकिन हमारा आचरण द्वारा ये साबित होता है कि हमने एग्रीमेंट किया है कि हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। अगर हम बीच में छोड़कर भाग जाते हैं तो आप हमसे क्या वसूल सकते हैं, मुआवजा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब कौन लड़ने जाए, वहीं आपका नैतिकता आ जाती है बीच में, नहीं तो लोग वसूल ही लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है। भाई देखिए आपका तीसरा हमने बताया था मेंस रिया, यानी कि जब मानव कोई एक्ट या ओमिशन कर रहा हो तो उस एक्ट या ओमिशन को करने का उसका इरादा होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए, आशय होना चाहिए, या दुराशय होना चाहिए। अब दुराशय को अलग से हम डिटेल में बताएंगे। कम से कम दुराशय आपका 2 लेक्चर लेगा, माने ये हफ्ता पूरा आपका सामान्य बातों में अभी निकलेगा।
क्योंकि 2 लेक्चर आपका मेंस रिया ले लेता है। इसके बाद चौथा एसेंशियल हम आवश्यक तत्व बता रहे थे कि ऐसे कार्य या लोप द्वारा क्या हुई हो, क्षति हुई, इंजरी हुई हो। तो फिर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। कल भाई डिस्टरबेंस आ गया था, इसको बीच में ही छोड़ा गया था, इसको आगे बढ़ाया जाए तब अगले पॉइंट पर आया जाए। देखिए, किसी भी एक्ट या ओमिशन से जो इंजरी होती है, क्षति होती है, जो नुकसान नुकसान नहीं भाई, फिर जो नुकसान होता है, अब हम भी आदत बन जा रही हैं नुकसान बोलने की। अब ये आपका बताया भी गया था कि जो जौनपुरिया और प्रतापगढ़िया हैं वे लोग फिर नुकसान बोलते हैं, मुस्कान नहीं भाई आप उसको अर्थ का अर्थ न अनर्थ न कर दीजिए। हाँ, नुकसान हो गया तो यानी कि कुछ कुल मिलाकर बहुत बड़ी हानि हो गई। बहुत बड़ी हानि हो गई मतलब क्या हो गई, क्षति हो गई। तो एक तो ऐसी क्षति होती है जिसमें केवल और केवल पीड़ित प्रभावित होता है। पीड़ित को बिहार पीड़ित न लिखकर आहत लिखेगा और इंग्लिश में विक्टिम, यानी कि इसका मतलब कि वह व्यक्ति प्रभावित होता है जिसके प्रति कोई गलत कार्य या लोप किया गया है, पूरा समाज नहीं। तो ऐसे मामलों में जहां की पूरी सोसाइटी इफेक्टेड नहीं होती, ऐसे मामलों को सिविल रैंक में रखा गया है, सिविल दोष में रखा गया है। और ये मामले मुख्य रूप से अपकृत्य में जाते हैं और जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा है यानी कि पीड़ित क्या वसूल सकता है, मुआवजा। दूसरा ये होता है कि पीड़ित या विक्टिम को तो क्षति होती ही है, ये माना जाता है कि उस कार्य से पूरा समाज प्रभावित होता है। तो सिविल रैंक और क्रिमिनल रैंक में क्या अंतर है, तो सिविल रैंक में इफेक्टेड विक्टिम होगा और क्रिमिनल रैंक में इफेक्टेड कौन होता है, विक्टिम के साथ साथ पूरी सोसाइटी। ये अंतर भी इंटरव्यू में आया है बिहार में। अब जब समाज पूरी तरह प्रभावित होता है तो समाज भी होता है, तो ऐसी दशा में ये जो मामले हैं ये आपका अपराध में रखे गए हैं। यानी कि अपराध में कौन से मामले रखे गए हैं, मुख्यतः जिसमें कि पीड़ित के साथ साथ पूरा सोसाइटी क्या होती है, इफेक्टेड या प्रभावित। ऐसी दशा में अब आगे बढ़ा जाए आपका, जहां तक सीआरपीसी की बात है, जब पीड़ित ही प्रभावित होता है तो सामान्यतः यह मुआवजा का मामला है। लेकिन सीआरपीसी हमारी कुछ ऐसे कार्यों को जिसमें केवल पीड़ित प्रभावित होता है अपराध भी बनाती हैं और उस अपराध को एक नाम देती हैं। कौन सा अपराध, असंज्ञेय अपराध, साधारण अपराध या आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। और ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती तो केवल क्या होगा, एनसीआर या परिवाद करिए, एफआईआर नहीं होगी। अब दूसरा ये देखा जाए आपका, दूसरा मामला है जिसमें कि आपका आहत जो होता है, चूंकि पूरी सोसाइटी होती है, तो ऐसे मामलों को जब सीआरपीसी में आप पढ़ेंगे तो गंभीर अपराध माना गया है, सीरियस ऑफेंस माना गया है और कानूनी भाषा में कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध की संज्ञा दी गई है। अगर ऐसा मामला है संज्ञेय मामला, तो इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। चूंकि पूरी सोसाइटी इफेक्टेड है तो समाज का कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को सूचना देकर और एफआईआर दर्ज करने की मांग कर सकता है। और ऐसी दशा में एफआईआर भारत के किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन किस मामले में, संज्ञेय, यानी कि संज्ञेय मतलब कि कौन सा मामला, गंभीर की साधारण,
गंभीर, शाब्दिक अर्थ हुआ। अब ये तो आपका क्षति हुई कि कौन प्रभावित होगा उस क्षति से। इसके बाद आपको क्षति को दो भागों में बांटना है, और दो भागों में बांटना है। एक वैलिड इंजरी, वैध क्षति, और एक इनवैलिड यानी कि अवैध क्षति। दो प्रकार की होती है। एक वैध, वैध यानी कि जो क्षति कानून द्वारा मान्य हो। इसका मतलब कानून उस क्षति को मान्यता देता है और उस क्षति को क्षति मानता ही नहीं। अर्थात ऐसा नुकसान जिसे कानून नुकसान तो हुआ, लेकिन कानूनी रूप से उसे नुकसान नहीं माना जाता, तो इस क्षति को हम क्या कहते हैं? वैध क्षति कहते हैं। और इसका उत्तम उदाहरण आईपीसी की धारा, याद रखिएगा, खूब पूछा, इंटरव्यू में पूछा गया है। 76 से लेकर कहाँ तक है? 106 तक। तो एक दो कम से कम वैध क्षति करा दिया जाए और मृत्यु भी करा दिया जाए, लेकिन उसे मानव वध तो कहा जाएगा, लेकिन आपराधिक मानव वध नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मानव वध वैध होगा। तो मानव वध भी आपका वैध हो सकता है, और अवैध भी। जो अवैध होता है उसको आपराधिक मानव वध कहते हैं, और आपराधिक मानव वध का फिर प्रकार बांटा गया है, तो आगे पढ़ाया जाएगा। लेकिन आइए एक दो उदाहरण किस क्षति का हम देखते हैं। वैध। सबसे अच्छा एक ही उदाहरण देखा जाए, और वह सेक्शन आपका है 78 का। एक जल्लाद न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए एक कैदी को फांसी पर लटका देता है, तो क्या आपका जल्लाद ने क्षति कारित कर की कि नहीं की? और जान ही ले लिया जल्लाद। अब ये क्षति तो हुई, तो बंटवारा कर दीजिए। ये क्षति वैध क्षति मानी जाएगी कि अवैध? तो वैध मानी जाएगी। तो वैध क्षति का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, 76 से 106। क्या कानूनन इसे क्षति माना जाएगा कि नहीं? नहीं माना जाएगा। कानून में इसे क्षति माना जाएगा कि नहीं? अगर मान लिया जाता तब तो जल्लाद क्या होता? दंडित। मैंने कानून क्षति हुई, लेकिन कानून इसे क्षति नहीं मानता, तो कौन सी धारा कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायालय के निर्णय का पालन करते हुए किया गया है? तो 78। तो जल्लाद किस धारा में बचाव का हकदार होगा? 78। रट कर जाइए, बिहार यूपी दोनों में आया था। जल्लाद किस धारा में बचेगा? 78। तो एक उदाहरण पर्याप्त है, वैसे पूरी धाराएं हैं। अब एक क्षति होती है अवैध। जो अवैध तरीके से नुकसान पहुंचाया जाता है, उसी क्षति को क्षति कानून मानता है। यानी कि आईपीसी के तहत क्षति का मतलब वैध रूप से पहुंचाई गई क्षति नहीं, बल्कि किस रूप से? अवैध। अब क्षति किसको किसको पहुंचाई जा सकती है? ये प्री का क्वेश्चन है। तो अब क्षति की परिभाषा पर हम आ जाएं, जो लिखे हैं बस सेक्शन में जोड़, ऐसे ही आप घर पर भी पढ़ी है, बस सेक्शन में जोड़ देना है। क्षति की परिभाषा कहाँ दी गई है? 44 में। क्षति अवैध रूप से ये सब पहुंचाई जाएगी कि वैध? अवैध रूप से। तो क्षति कितने प्रकार की हो सकती हैं? 4। अब इसी चारों को समझना है। एक बॉडी को क्षति हो सकती है, नुकसान। दूसरा आपका संपत्ति या प्रॉपर्टी को। तीसरा आपका मन को। और चौथा ख्याति को। याद रखे रे। धारा 44 में कितनी प्रकार की क्षतियों का उल्लेख किया गया है? 4। कौन कौन? शरीर, संपत्ति, मन और ख्याति। अब इसी को थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखना है, और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन यहाँ बना है, ध्यान से देखिए। शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध चैप्टर 16 में दिए गए हैं, 299 से लेकर 377।
फिर एक बार याद रखिए, यानी कि शरीर को जो नुकसान पहुंचाने वाले अपराध हैं उनका उल्लेख आईपीसी के चैप्टर 16 में सेक्शन 299 से लेकर 377 तक में दिए गए हैं। और इस बीच में जो अपराध दिए गए हैं ये व्यक्ति के किस पर प्रभाव डालते हैं? बॉडी पर। तो ये निकल गया, हत्या हुआ, अपहरण हुआ, व्यपहरण हुआ, सदोष अवरोध इत्यादि। इसके बाद संपत्ति संबंधी अपराध देखा जाए, जहां तक प्रॉपर्टी के क्षति के बारे में प्रावधान है अध्याय 17 में दिया गया है संपत्ति संबंधी अपराध, और आपका सेक्शन 378 से लेकर 462 तक। यानी कि फिर एक बार हम बता रहे हैं, आईपीसी के चैप्टर 17 में जो सेक्शन 378 से लेकर 462 तक में जो अपराध दिए गए हैं वह किसको नुकसान पहुंचाते हैं? प्रॉपर्टी को। तो ये संपत्ति संबंधी क्षति हो गया। तीसरा आपका मन को क्षति, सबसे खतरनाक इस समय चल रहा है, और याद रखिए किसको क्षति। अब आइए मन को जो क्षति होती है, यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था भाई इंटरव्यू में। फिर एक बार याद रखिए, यूपीजे में कई लोगों से पूछा गया कि कुछ ऐसे उदाहरण आप बताइए जो मन को क्षतिकारित करते हैं। मन की जो भावनाएं हैं, यानी कि शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा, संपत्ति पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जो मन की भावनाएं हैं वे आहत हुई। तो मन पर प्रभाव डालने वाले जो अपराध हैं 2-3 आप जरूर याद करके जाइएगा। एक सबसे बड़ा है धर्म संबंधी अपराध, जो इस समय सबसे तेज काम कर रहा है। यानी कि लोग अपना समाज में कह सकते हैं कि अब ये हुआ था कि जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा लोग समरसता से रहेंगे, धर्म को थोड़ा कम मानेंगे, लेकिन समाज में इसके उल्टा चल रहा है। जैसे जैसे लोगों की बुद्धि बढ़ रही है, धर्म के प्रति क्या हो रहे हैं, पूरे विश्व में कट्टरता बढ़ती जा रही है। देख सकते हैं इसको, पूरे विश्व में इस समय काफी कट्टरता बढ़ती जा रही है कि हमारा धर्म सबसे अच्छा, इसके बाद कुछ नहीं। मैंने कट्टरता लोगों में बढ़ती जा रही है, ये अच्छा समाज के लिए नहीं है और आगे भविष्य के लिए भी। दूसरा तो जो धर्म संबंधी अपराध 2-3 देखा जाए, मान लीजिए कि एक मस्जिद है और कोई व्यक्ति जाकर उसमें सूअर का मांस फेंकता है, तो ऐसी दशा में न तो किसी के शरीर को नुकसान पहुंचा, न संपत्ति की, लेकिन जो धर्म संबंधी आस्था है, जो उस धर्म के लोग हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई। या मोहम्मद पैगंबर साहब का कार्टून बना दीजिए, तो जब कार्टून या फोटो बनाना मना है तो आप कार्टून बनाकर उनकी धार्मिक भावनाओं को क्यों आहत कर रहे हैं? और इस आधार पर मैं बता दूं, फ्रांस में ही आपका एक पत्रिका ने कार्टून छाप दिया, और जब कार्टून छाप दिया तो आपने देखा कि धार्मिक जो मन की भावनाएं थी, जो मन पर चोट लगी व्यक्तियों के, और जाकर कुछ लोग उस पत्रिका के कई लोगों की हत्या कर दिए। इसी प्रकार एक मामला स्वीडन का भी आया। एक जो व्यक्ति था, अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वह पैगंबर साहब का चित्र बना दिया था। तमाम विश्व में आंदोलन चला, लेकिन अब यह है कि स्वीडन में आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ज़्यादा है, तो सरकार कुछ कर नहीं पाई उसका। अब ये है कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने धर्म का पालन करिए, लेकिन ऐसा कुछ न करिए, ऐसा कुछ न बोलिए जिससे कि दूसरे की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंचे। ये सामान्य नियम है। दूसरा देखिए, आपका धर्म संबंधी अपराध हो गए, ये मन की भावना को क्या करते हैं? ठेस पहुंचाते हैं। दूसरा आपका अश्लीलता आ गई। अश्लीलता के बारे में आपका
292 और 293। एक क्वेश्चन बनता है आपका, पिछली बार एपीओ में 293 से बना तरुण को, तो तरुण कितने वर्ष के बच्चे को माना जाएगा? 20। यही याद रखिए, कहीं से 18 ना मार दीजिएगा, कई लोग 18 मार दिए थे। तरुण। और आपका 292 में आपका जो क्वेश्चन पिछली बार उत्तराखंड में बना, हिकलिन का वाद, हिकलिन, तो हिकलिन का वाद किससे संबंधित है? सेक्शन पूछा था 292, किस मैटर से? अश्लीलता से। अब देखिए, आपका इंग्लिश वाले सर भी बता रहे थे फिल्मों के बारे में कि पहले के फिल्में देखने लायक होती थी, तो क्या आज की फिल्में नालायक हैं? भाई आप ही बताइए। सर इंग्लिश वाले बता रहे थे ना कि पहले की फिल्में देखने लायक होती थी, परिवार के साथ बैठकर देखा जा सकता था। आज की फिल्में नालायक हैं, परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब कि अश्लीलता का मुद्दा ज्यादा और मेन मुद्दा क्या है? कम। तो वो अलग बात है, अब तो फिल्म बन ही कम रही है जब से कोरोना काल आया 2 साल से, और ये जब से ये माने ड्रग्स माफिया सब आ गए और एनसीबी छापा मारने लगी, तो बताइए कितनी फिल्में आई हैं इस बीच? बहुत कम। क्योंकि सब लोग अब ये सोच रहे हैं कि हम कैसे बच जाएं कोकीन और अफीम से। फिल्मों का काम नहीं, अब पहले बचिए तब न फिल्म बनाएंगे। तो फिर एक बार देखिए, आपका जो ये अश्लीलता होती है, ये न तो व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव डालती है न संपत्ति पर, बल्कि जो व्यक्ति के शुद्ध मन है उसको अशुद्ध कर देती है। यानी कि व्यक्ति के मन में कामुकता पैदा करने वाली बातें अश्लील मानी जाती हैं और ये शुद्ध रूप से व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालती हैं। तीसरा आपका विवाह संबंधी अपराध। जो मैरिज संबंधी अपराध 493 से लेकर 498 आईपीसी में दिए गए हैं, वह विवाह संबंधी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किस पर प्रभाव डालते हैं? मन पर। इसके बाद आप आ जाइए 503, आपराधिक अभित्रास, यानी कि व्यक्ति को धमकाना कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा अभी, न ही संपत्ति, लेकिन उसके अंदर की भावना डर गई, यानी कि उसका मन डर गया। तो ये जो हमने कुछ उदाहरण बताया, ये मन की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, और मन की अगर अवैध रूप से मन की भावनाओं को नुकसान पहुंचाया गया है, तो आईपीसी की धारा 44 के तहत इसे भी क्या माना गया है? क्षति माना गया, क्षति। और अंतिम आ जाइए, ख्याति या प्रसिद्धि या करेक्टर या सील। एविडेंस में बताया गया था, अब ये कोई नहीं कह सकता कि सर बताए ही नहीं थे। तो बताइए, अभी बिहार में भी पूछा गया था करेक्टर के बारे में, कहां से कहां तक प्रावधान है एविडेंस में? 52 से लेकर 55। सिविल मामलों में कौन सी धारा लागू होगी? 52-55। क्रिमिनल में कौन सी बताया गया? 53, 53A और 54। भाई याद रखिए, पक्षकारों का सील यहाँ है कि गवाहों का? पक्षकारों का। गवाहों के सील के लिए अलग से का आपका धारा चलेगी। अब इतना भाई एविडेंस में बस किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। कम से कम इसी बहाने एक बार आपने फिर धारा क्या किया, तैयार कर लिया। अब आइए ख्याति देखा जाए भाई, 2-3 लाइन इसको भी देखा जाए। देखिए, जो ख्याति होती है आपका दिखाई नहीं देती। पहली बात, ये एक मेंटल फैक्ट है, मानसिक तथ्य है, मेंटल फैक्ट है, फिजिकल नहीं। लेकिन एक कहावत से उठाया जाए, कहावत भी कही जाती है कि अगर धन चला गया तो फिर कमा लेंगे। जैसे कि कोरोना काल में भाई तमाम लोगों की आर्थिक गतिविधियां बंद हो गई, तो भाई फिर कोरोना काल समाप्त हुआ तो फिर शुरू कर देंगे, फिर कमा लेंगे कुछ। दूसरा इसमें यह है कि स्वास्थ्य अगर गिर गया तो थोड़ा ही हानि हुई,
लेकिन एक बार जब ख्याति या सम्मान या इज्जत या सील या करेक्टर चला जाता है तो सामान्यतः वह कभी वापस नहीं आता। अतः कानून सील को प्रोटेक्ट करता है, आपका सम्मान या ख्याति को संरक्षित करता है, और सम्मान को संरक्षित करने के लिए तमाम नियम कायदे कानून हैं। और अगर कोई व्यक्ति आपके सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो आप उससे अपकृत्य विधि के तहत क्या वसूल सकते हैं? क्षतिपूर्ति। और अगर सम्मान को ठेस पहुंचाया है तो आप आपराधिक मामला भी है ये 499 से कहाँ तक आईपीसी में 502 डिफेमेशन या मानहानि। तो मानहानि दो शब्दों के मेल से बना है, एक मान हो गया और दूसरा हान। मान मतलब कि सम्मान और हान माने नुकसान। नहीं भाई, फिर उल्टा हो जा रहा है भाई, हम ही नुकसान। यानी कि मान मतलब सम्मान और हानि माने कि क्षति। तो मान हानि के मामले में किसको क्षति पहुंचाई जाती है? ख्याति को, मान को। यानी कि अब तो आ गया ना चारों। क्षति में अवैध रूप से क्षति पहुंचाई गई है, या तो शरीर को या संपत्ति को या मन को, या चौथा क्या है? ख्याति को। इस प्रकार आपका अपराध के आवश्यक तत्व बताए गए। अब जो हमें पढ़ना है, आपका अपराध की परिभाषा यानी कि ऑफेंस की डिफिनीशन। यहाँ से आपका मेंस में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, प्री में एक क्वेश्चन आता। और प्रयास आपको ये करना है कि जो आपका अपराध की परिभाषा बताई जाएगी उन परिभाषाओं को भाई रट्टा मार कर जाइए, और कोई उपाय नहीं है। मैं समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन भाई प्रयास ये करिए कि 6-7 परिभाषाएं कम से कम उतनी ताकत रखिए कि हम क्या कर लें? रट लें। तो देखिए, एक मॉडल पहले बना दिया जाए। अपराध की परिभाषा। देखिए, किसी भी चीज की जब आप परिभाषा देते हैं तो ये प्रयास किया जाता है कि परिभाषा में इतने कम से कम शब्दों का चयन किया जाए और शब्द जो हैं उस विषय को पूरी तरह बताते भी हों। जैसे कि आप परिभाषा या डिफिनीशन देते हैं, मान लीजिए अपकृत या टाट की परिभाषा देते हैं, आप संविदा की परिभाषा देते हैं, न्यास की परिभाषा देते हैं, या अपराध की परिभाषा देते हैं, तो आप प्रयास ये करते हैं कि कम शब्दों में हम उस परिभाषा को समाहित कर दें ताकि सटीक अर्थ भी निकले और इसकी परिभाषित भी इसे किया जा सके। अब यह है कि जहाँ तक ऑफेंस की परिभाषा की बात है, ऑफेंस की परिभाषा को हम 3 एंगल से देखेंगे। पहला एंगल हम देखेंगे एक सामान्य परिभाषा। सामान्य जो आपका बिना किसी विद्वान के बतानी है, अगर कहीं भी पूछा जाए तो ये बताइए। इसके बाद कानूनी परिभाषा, यानी कि कानून में कहाँ कहाँ दिया गया है, तो इसके लिए 2 एंगल कवर करना पड़ेगा, सीआरपीसी की धारा 2N और आईपीसी की धारा 40। इसके बाद आपका कुछ विद्वान आएंगे और एक एक विद्वानों को हम डिटेल में बताएंगे, उनकी परिभाषा को बताएंगे और उनकी परिभाषा को हम शुद्ध रूप से इंडिया में जोड़ते रहेंगे। यानी कि देखिए, अब केवल आप माने परिभाषा रटिए ना, रटने के साथ साथ हम समझाएंगे भी कि इस परिभाषा का भारत में क्या एप्लीकेशन है, और भारत में जहाँ जहाँ कोई अनुच्छेद रहेगा, सेक्शन उस विषय पर रहेगा, चाहे सीपीसी का हो, सीआरपीसी, आईपीसी या आपका संविधान का है, तुरंत वही परिभाषा में कोरिलेट कर लेना है। तो देखिए, सबसे पहले एक सामान्य परिभाषा बनाई जाए, तब कानूनी, तब विद्वान। अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि ऑफेंस क्या है, तो आप ये बताइएगा कि ऐसा एक्ट या ओमिशन
यानी कि ऐसा कार्यालोप जो विधि द्वारा, कानून द्वारा प्रोविटेड किया गया है, प्रतिषिद्ध किया गया है, रोका गया है। यानी कि तीन बातें हमें इसमें हमने बता दिया कि किसी व्यक्ति ने ऐसा एक्ट या ओमिशन किया, और हम कल बताए भी थे कि कार्यालोप, और आज भी थोड़ा बताए, ऐसा कार्यालोप किया है जिसे कानून द्वारा यानी कि विधि द्वारा प्रोहिबिटेड या रोका गया है। इसका मतलब दूसरी बात इसमें ये निकली कि विधि के बिना अपराध संभव नहीं है। यानी कि पहले कोई कानून हो, उस कानून द्वारा किसी कार्य या लोप को करने से क्या किया गया हो, रोका गया हो, और जिसके लिए कानून में आपका पनिशमेंट का प्रावधान हो, दंड का। ये सबसे सटीक परिभाषा है। कोई ऐसा कार्यालोप जो कानून द्वारा वर्जित हो और जिसके लिए क्या हो, प्रतिकर का प्रावधान हो कि दंड का। प्रतिकर रहेगा तब नहीं, प्रतिकर रहेगा तो सिविल रैंक में चला जाएगा, या तो संविदा भंग या अपकृत्य। यानी कि एक लाइन की परिभाषा में सब कुछ क्या हो गया, समाज। लेकिन अभी आपका अब कानूनी परिभाषा देखा जाए। जहां तक कानूनी परिभाषा की बात है, कानूनी परिभाषा में सबसे पहले आपको देखना है सीआरपीसी। अभी एमपी में भी बना, यूपी में भी लगातार ये क्वेश्चन बन रहा है। मॉडल भी हमें यहाँ बताना है दो तीन कि कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका, एक सेकंड भाई, आपका ये जो सीआरपीसी से क्वेश्चन बना है, पहले वो देखा जाए। आपका यूपी एपीओ, यूपी जे, उत्तराखंड, हर एक जगह बना है, और थोड़ा आपको सतर्कता से इस क्वेश्चन को देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, अपराध की परिभाषा दी गई है सीआरपीसी की धारा 2N, 2M, 2O, इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्या मारेंगे, सीआरपीसी की धारा 2N। दूसरा देखिए, भरमा रहा हूं मैं, अपराध की परिभाषा दी गई है, नीचे दे देगा आईपीसी की धारा 40, सीआरपीसी की धारा 2N, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए, ज्यादा लोग क्या करते हैं कि पूरा ऑप्शन पढ़ते ही नहीं। जैसे ही पहला देखे कि आईपीसी की कौन सी धारा आ चुकी है, 40, तो अगला ऑप्शन पढ़ते ही नहीं, और बाद में आते हैं घर पर, तो उसके बाद अब पता है क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो कम से कम एक बार क्वेश्चन आ भी रहा हो तो एक बार फिर हम बता रहे हैं, क्योंकि उनसे हाल जाकर पूछिए जिनका एक नंबर से रुक रहा है। भाई वो जानते हैं कि एक नंबर से रुकना कितना खतरनाक होता है। ये भी मैं, और एक नंबर बढ़ाने के लिए 6 माह साल भर लग जाते हैं। कम से कम 6 माह तो लग ही जाएंगे, बस कितना नंबर बढ़ाने के लिए, एक। तो फिर एक बार देखिए, अब चूंकि अपराध की परिभाषा पूछ रहा है, उसमें सीआरपीसी की धारा 2N भी दिया है और आईपीसी की धारा 40 भी, दोनों भी दिया है। तो आप दोनों मार कर आइए, क्योंकि दोनों जगहों पर अपराध को क्या किया गया है, परिभाषित। लेकिन समस्या तब आएगी जब दोनों में से कोई एक चुनना हो, और आपका एमपी ऐसा मॉडल बनाया है। देखिए क्या दिया है, अपराध की परिभाषा दी गई है, सीआरपीसी की धारा 2N भी दिया था एक ऑप्शन में, दूसरे में आईपीसी की धारा 40, तीसरे में दे देगा सीआरपीसी की धारा 2O, और इनमें से कोई नहीं। अब आपको यहीं अपना थोड़ा दिमाग और नियम चलाना है कि भाई ये तो आईपीसी की धारा 40 में भी दिया गया है, सीआरपीसी की धारा 2N में भी, और दोनों ऑप्शन अलग अलग हैं।
तो जो कानूनी बातें होती हैं अब शुद्ध रूप से बेयर एक्ट की भाषा देखी जाती है। और बेयर एक्ट की भाषा यह है कि सीआरपीसी की धारा 2 में हेडिंग देखिए क्या लिखी गई है, परिभाषाएं। और आईपीसी की धारा 6 से लेकर 52A तक परिभाषाएं नहीं लिखी गई हैं। हेडिंग आप अध्याय 2 की देखेंगे, जनरल एक्सप्लेशन यानी कि साधारण स्पष्टीकरण। तो अब कौन सही मारेंगे, हम तो बता दिए पूरी कहानी। तो 2N सही मारेंगे कि 40 अब परिभाषा में। हाँ, क्यों 2N? क्योंकि लीगल भाषा में हम देखें तो परिभाषा कहाँ दी गई है, सीआरपीसी की किस धारा में, 2 में। और जबकि आईपीसी में क्या है, परिभाषा हेडिंग नहीं है, क्या है हेडिंग, साधारण स्पष्टीकरण। यानी कि कुछ शब्दों को केवल और केवल एक्सप्लेन किया गया है। ये क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, सतर्क होकर इस क्वेश्चन को करना है। अभी हम अपराध की कानूनी परिभाषा बता रहे हैं, कोई विद्वानों की नहीं, इसके बाद विद्वान चलेगा। देखिए कानूनी परिभाषा भाई, अब एमपी का मॉडल देखिए। एमपी ने जो सीआरपीसी की धारा 2N में दिया गया है परिभाषा, उसको तोड़ दिया कि सीआरपीसी में अपराध की परिभाषा का मतलब क्या हुआ। तो ऐसा कार्य या लोप जो किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा आपका दंडनीय बनाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जितने कानून हैं, अगर उन कानूनों द्वारा किसी एक्ट या ओमिशन को दंडनीय बना दिया गया, यानी कि उसके लिए किसका प्रावधान कर दिया गया, सजा का, तो सीआरपीसी कहती है कि वे सभी कार्य या लोप क्या माने जाएंगे, एक लाइन में अपराध। इतनी बातें आपका सभी लोग कर ले जाएंगे, 100% लोग मार देंगे सही। लेकिन दूसरी बात ही गलती होगी। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि ऐसा कार्य या लोप जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871 की धारा 20 के तहत कंप्लेंट या परिवाद दायर किया जा सके, वह भी अपराध माना जाएगा। फिर एक बार देखिए, ऐसा कार्य जिसके लिए पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत कंप्लेंट किया जा सके, वह भी अपराध माना जाएगा। ये तो एमपी ने बनाया, जो पहला हमने ऑप्शन बनाया जो तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा दंड अपराध घोषित किया गया है। दूसरा ऑप्शन हम बना रहे हैं कि जिसे पशु अत्याचार अधिनियम 1871 की धारा 20 के तहत जिसके लिए क्या दायर किया जा सके कोर्ट में, परिवाद, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर अब आएंगे बताइए, दोनों। यही एमपी ने बनाया था पिछली बार और कई लोग गलत करके आए। भाई देखिए क्वेश्चन का मॉडल चेंज हो रहा है। आप केवल पहली लाइन नहीं, दूसरी लाइन भी थोड़ा क्या करना है, एक बार गौर से पढ़ना। चाहते हैं कि कंपटीशन निकले और चाहते हैं न निकले तो पहली लाइन रट्टा मार कर, तो रट्टा मारना है तो तमाम आपका गाइडे हैं, जाकर गाइड से क्या करिए, रट्टा मारिए। पढ़ने का यहाँ कौन काम है भाई, क्यों फीस देंगे आप, यानी कि क्यों आप शुल्क देंगे, रट्टा ही मारना है तो कहाँ से रट्टा मारिए, गाइड में लिखी गई हैं बातें। अगला देखिए आपका आईपीसी की परिभाषा देखा जाए, ये तो सीआरपीसी। अब आईपीसी के सेक्शन 40 में अगर हम लीगल तौर पर देखें तो अपराध को या ऑफेंस को डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये जो है आपका साधारण स्पष्टीकरण है, यानी कि अपराध को स्पष्ट किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, व्याख्या की गई है, लीगल तौर पे परिभाषा नहीं। लेकिन आयोग इतना अंदर नहीं गया, यूपी आयोग कभी नहीं गया। जब भी आप देखेंगे
तो परिभाषा करके ही पूछा जाता है। लेकिन अगर एमपी जैसे कानूनी भाषा में आ गया तब तो भाई आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सेक्शन 40 एक ऐसा सेक्शन है जिसमें अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हुआ। ये क्वेश्चन अब तक कहीं नहीं पूछा गया, लेकिन पूरा चांस है, मैं बता दूं। देखिए 6 बार की 7 बार, हाँ? 5 बार नहीं, एक बार और बढ़ा है। 2000 आपका 18 में या 13 में देखिए बढ़ा है भाई। 5 बार नहीं, वो नोट्स पुराना बेकार होगा मैं बता दूं, तो पुराने नोट्स के आधार पर न पढ़िए, थोड़ा उसमें संशोधन कर लीजिए। 6 बार ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर एक बार देखिए, क्वेश्चन ये बन सकता है, नया नया क्वेश्चन कुछ निकाला जाए, अब तक नहीं बना है। आईपीसी की कौन सी धारा है जिसमें अब तक सबसे अधिक बार संशोधन हुआ? तो सेक्शन 40 मारिए। किसकी परिभाषा में संशोधन हुआ? अपराध की। फिर भी आज तक अपराध की परिभाषा नहीं सही दी जा सकी, यानी कि खूब संशोधन हुआ लेकिन आज तक अपराध की परिभाषा सटीक नहीं दी। अब यूपीएचजेएस का मॉडल देखा जाए। देखिए अब कैसे क्वेश्चन बना, ये नहीं कि आपका निकल जाना है। यूपीएचजेएस में देखिए क्या दिया है। आईपीसी की धारा 40 के तहत अपराध किसे माना जाएगा? तो जो कार्यालोप आईपीसी के तहत दंडनीय है, जो विशेष विधि के तहत दंडनीय हो, जो स्थानीय विधि के तहत दंडनीय हो और उपर्युक्त सभी। देखिए धारा भी भाई ऐड करना है ना इसमें। देखिए ध्यान से भाई, आपका यहाँ से झारखंड जे में ये क्वेश्चन आया था, जाकर आप देख सकते हैं भाई। अगर विश्वास न हो तो आप लोग जाकर झारखंड जे का, मैं बता रहा हूँ प्रमाण, कि झारखंड जे का एक आपका क्वेश्चन पेपर निकालिएगा और उसमें देखिएगा। अब इस बार तो नहीं, इसके पहले वाले एचजेएस में ये क्वेश्चन बना था, सेम मॉडल बना था कि अपराध। देखिए मॉडल कैसे बनता है, अपराध का मतलब क्या हुआ, तो आपका पहले समझा दिया जाए, तब जो यूपीएचजेएस में थोड़ा भिन्न बनाया, झारखंड जे में भिन्न बनाया, तो भाई पहले समझा दिया जाए तब मॉडल बताया जाए। आईपीसी ये कहती हैं कि ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, तो जितने कार्यालोप आईपीसी के तहत दंडनीय बना दिए गए हैं, बस आईपीसी की धारा 40 कहती हैं कि वह सभी अपराध माने जाएंगे। तो आखिर आईपीसी में ऑफेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? अपराध की शुरुआत किस धारा से होती है? 107। इसके पहले सब पंचौरा है, यानी कि 106 तक कोई अपराध नहीं। कहाँ से अपराध शुरू होता है? और दंड, दंड भी याद रखना है, दंड शुरू होता है पनिशमेंट 109। दो और क्वेश्चन मिल गए, कोरिलेशन का ही फायदा होता है। देखिए कितने क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। अभी अपराध की परिभाषा चल रही है। देखिए आगे भाई, ऐसा कार्य जिसे विशेष विधि के तहत अपराध घोषित किया गया हो स्पेशल लॉ के तहत, तो विशेष विधि आईपीसी की किस धारा में परिभाषित है? 41 में। विशेष विधि का मतलब हुआ किसी स्पेशल मैटर पर जो कानून बना है, जैसे करप्शन एक्ट हो गया, भ्रष्टाचार पर बना। एससी एसटी एक्ट हो गया, वो भी विशेष विधि हो गया। आपका पर्यावरण अधिनियम हो गया, पास्को एक्ट हो गया, जुनाइल जस्टिस एक्ट हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। ये सब कैसे कानून है? स्पेशल। और इसमें जो अपराधों का वर्णन है, क्या वह अपराध माना जाएगा कि नहीं? माना जाएगा। और आईपीसी की किस धारा में वह भी अपराध माना जाएगा? 40। और अंतिम क्या है? लोकल लॉ। लोकल लॉ का मतलब, लोकल लॉ की परिभाषा आईपीसी की धारा 42 में दी गई है। लोकल लॉ मतलब कि पूरे भारत में ना लागू हो। कहाँ लागू हो? केवल भारत के किसी पर्टिकुलर एरिया में। अब आइए देखिए, अब दो मॉडल बनाना है भाई आपका। झारखंड ने जो बनाया कि आईपीसी के तहत अपराध का मतलब क्या हुआ,
ये 3 मॉडल दिया, उपयुक्त सभी, तो क्या मार कर आना है, उपयुक्त सभी। लेकिन यूपीएससी ने हल्का सा मॉडल चेंज किया था। देखिए मैं मॉडल बना रहा हूँ। अपराध का मतलब क्या हुआ, जो इस संहिता के तहत अपराध घोषित किए गए हैं, यानी कि हम शॉर्टकट में क्या लिख रहे हैं, आईपीसी के तहत। फिर आपका दूसरा देगा, जो इस संहिता के तहत और किसी विशेष विधि के तहत अपराध घोषित किए गए हैं। फिर तीसरा मॉडल दिया था, जो आईपीसी के तहत, फिर विशेष विधि के तहत या स्थानीय विधि के तहत जो अपराध घोषित किए गए हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लग रहा है। तीसरा। क्यों तीसरा, क्योंकि तीसरे क्लास में आईपीसी भी समाहित है, स्पेशल लॉ भी, और कौन, लोकल लॉ। इस प्रकार आपका देखिए, अपराध की वास्तव में धारा 40 में परिभाषा देने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन आज तक सटीक ढंग से 6 बार संशोधन के बाद भी आपका इसको परिभाषित सही ढंग से आज तक नहीं किया जा सका। अतः जब नहीं किया जा सका तो हम किसकी परिभाषा देखेंगे, कुछ विद्वानों की देखेंगे, और विद्वानों की परिभाषा देखिए, और उसी में देखिए भाई विद्वानों की परिभाषा कुछ पर देखिए, आपका सूचना भी दी जा रही है भाई, टीपीए की क्लास परसों से चलेगी। कुछ व्यक्तिगत कारणों से आपका बता दिया जाए कि टीपीए की क्लास नहीं चल रही है, तो एक दो परिभाषा बता दें, तब आपका माने कह सकते हैं कि आपका छोड़ दिया जाएगा। देखिए आपका एक दो परिभाषा हम बता रहे हैं, ताकि आपका कैसे घर पर भी उन परिभाषाओं को पढ़ना है। आप भी एक बार क्या करिए, अपना दिमाग लगाइए। देखिए मैं तो बता ही रहा हूँ, और एक परिभाषा मैं सटीक बता रहा हूँ। कोई सटीक परिभाषा एक समझा जाए, ताकि भाई आप लोग भी घर पर उसी हिसाब से क्या करेंगे, शब्दों का जाल जो ला में तोड़ लिया, ये मान कर चलिए कि वो पढ़ लिया, और जो शब्दों का जाल नहीं तोड़ पाया वो पप्पू पप्पू ही रह जाएगा भाई। वैसे भाई यहाँ के पप्पू भी तेज हो जा रहे हैं कोई देख ही रहे हैं यहाँ के पप्पू क्या हो जा रहे हैं। हाँ, मैंने लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगता है, थोड़ा समय जरूर लगता है। देखिए एक परिभाषा भाई बताई जाए कहाँ, चलिए कल ही बताया जाएगा, दिमाग थोड़ा इधर उधर चल रहा है, खोजिए, इधर तो निकल रहा है उधर। कल आपका परिभाषा पहले बता दिया जाएगा, उसके बाद आपका बचेगा क्या, वैधानिकता का सिद्धांत और दुराशय का। तो टीपीए की क्लास अभी परसों से चलेगी, कल तक आपका 2 ही सब्जेक्ट अभी चलेगा। भाई टीपीए की क्लास अभी परसों से लगेगी।